नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 18 मार्च के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, हर हालत में तीनों कानून को वापस लेना होगा, रद्द करना होगा। ये बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का, जहां पर नड्डा से लेकर शाह तक की रैली में कुर्सियां खाली हैं। क्या ये भाजपा के हार का संकेत है? और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी भाजपा को बंगाल में जबरदस्त मजा चखाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि तीनों केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान झुकने वाले नहीं हैं और सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे, तीनों कृषि विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर कई किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की है। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव, नड्डा से लेकर शाह तक की रैली में कुर्सियां खाली, क्या भाजपा के हार के हैं संकेत? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बिकने वाली बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेताओं द्वारा संबोधित की गई रैलियों के दौरान खाली कुर्सियों को दिखाते हुए एक पन्ने में 4 तस्वीरों को छापा। खाली पड़ी कुर्सियों ने वास्तविक तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बहस को छेड़ दिया है। राजनीतिक पंडितों ने कुछ डाला है कि क्या ममता बनर्जी शासन को पटखनी देने की उम्मीद वाले पैठी भाजपा ने उस गति को खो दिया है जिसमें वो मस्त थी। पिछले कुछ दिनों में देखें तो सलबोनी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पश्चिम मिदनापुर जिले के गोलटोर में राजनाथ सिंह, पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में नितिन गडकरी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मिदनापुर में रैलियों को संबोधित किया, जबकि बांकुड़ा जिले के बिशनपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया है। लेकिन इन दिग्गजों की जनसभा में बहुत कम उपस्थिति देखने को मिला है। खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भी वामपंथी दलों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसके जरिए भाजपा विरोधियों ने सत्ता के सपने देख रही पार्टी को संभावनाओं के बारे में बताया है। इसे बंगाली मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों में रिपोर्ट की गई है। यहाँ तक कि झारग्राम जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली आयोजित की गई, जिसमें बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया। शाह कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे और पार्टी ने उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने का हवाला दिया। उसके बाद शाह ने वर्चुअल स्पीच दिया। टीएमसी ने भी जल्दी में सवाल उठाया कि खाली पड़ी कुर्सियों की वजह से शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हुई। विरोधियों ने दोनों को जोड़ते हुए भाजपा पर सवाल उठाए। तो क्या बीजेपी हार गई है? ये सवाल अब जोरों से तूल पकड़ने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ बंगाल के जिलों में रैलियों में लोगों की अनुपस्थिति और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर टिकट को लेकर असंतोष, 2 मोर्चों पर भाजपा संघर्ष कर रही है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद से उतारे जा रहे उम्मीदवारों को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से जो अन्य दलों से आए थे, और यहाँ तक कि पार्टी कार्यालयों में भी कार्यकर्ताओं द्वारा बर्बरता की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के साथ आंदोलन तेज करेंगे किसान, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, किसान नेताओं ने 26 मार्च के अपने संपूर्ण भारत बंद से पहले बुधवार को कहा कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक रहेगा, जिस दौरान सभी दुकानें और डेयरी तथा हर चीज बंद रहेंगी। उन्होंने कहा, हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वह इन कानूनों को रद्द करेगी तथा एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। बंद का सभी मजदूर एवं परिवहन संघों, छात्र, युवा और महिला संगठनों ने समर्थन किया है। एक अन्य किसान नेता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा, हम राज्य स्तर पर भी इस तरह की बैठकें करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं ताकि बंद हर जगह हो। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता कृष्ण प्रसाद ने कहा कि 112 दिनों से आंदोलन का लगातार जारी रहना अपने आप में एक उपलब्धि है और अब से यह मजबूत होता जाएगा। प्रसाद ने कहा, ना तो आपने ना ही हमने सोचा था कि हम ऐसा कर सकेंगे और लोगों ने यह प्रदर्शित किया है कि वे हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंद राज्य, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर होगा। प्रसाद ने विद्युत संशोधन विधेयक 2021 पेश करने के केंद्र सरकार के कदम पर भी चिंता प्रकट करते हुए दावा किया कि मौजूदा अधिनियम में कोई भी संशोधन जनवरी में किसानों से किए गए सरकार के वादों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा, सरकार के साथ हुई हमारी 11 दौर की वार्ता के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा था कि उन्होंने विद्युत विधेयक को लेकर हमारी मांगे स्वीकार कर ली हैं। उन्होंने कहा, मीडिया में यह खबर आई है कि प्रदर्शनकारी किसानों की 50% मांगों का समाधान हो गया है, लेकिन सरकार फिर से इस अधिनियम को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यह धोखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, नंदीग्राम से बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी पर आफत, टीएमसी ने की नामांकन रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का नामांकन रद्द करने की बुधवार को मांग की। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया है कि शुभेंदु का नाम हल्दिया विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी नजर आ रहा है। कभी ममता के करीबी सहयोगी रहे अधिकारी द्वारा नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख का नामांकन रद्द करने की मांग किए जाने के महज कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि अधिकारी का नाम नंदीग्राम और हल्दिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 17 के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है। यह धारा इस बात का जिक्र करती है कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हो सकता है। ब्रायन ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी ने अपने आवास के बारे में फर्जी जानकारी मुहैया कर अपने नाम का स्थानांतरण हल्दिया विधानसभा क्षेत्र से नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए एक अर्जी दी थी। उन्होंने दावा किया कि इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जब बूथ स्तरीय अधिकारी सत्यापन करने के लिए क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी के पते पर गए थे, उस वक्त वह अधिकारी अनुपस्थित पाए गए थे। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि अधिकारी पिछले 6 महीने से अधिक समय से नंद नायक बार गांव के निवासी नहीं थे, जो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने मतदाता पंजीकरण अधिकारी से नंदीग्राम सीट की मतदाता सूची से शुभेंदु का नाम हटाने और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की नंदीग्राम सीट से दाखिल किया गया अधिकारी का नामांकन पत्र भी रद्द किया जाए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ, एनसीटी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लाठीचार्ज। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को केंद्र द्वारा लाए गए एनसीटी बिल के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली के लिए एक नया एनसीटी बिल लेकर आई है। इस बिल में उपराज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री से अधिक हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार इस बिल द्वारा चुनी हुई सरकार की शक्तियां सीमित कर देगी और दिल्ली को अपने इशारे पर चलाना चाहती है। इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में 1090 चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी में बगावत, अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष को रात में दिल्ली बुलाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी। लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा, राहुल बोले हालात कहीं ज्यादा बदतर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में लोकतांत्रिक स्थिति की आलोचना की गई है, जिस पर राहुल गांधी का कहना है
है कि भारत में हालात उससे भी बदतर है जितना वो अंदाजा लगा रहे हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से एक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसी दूसरे देश की संस्था से लोकतंत्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल सही है। भारत में इस वक्त हालात उससे भी बदतर हैं जितना उन्होंने सोचा है। बता दें कि बीते दिनों फ्रीडम हाउस और अन्य एक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, साथ ही भारत अब पार्टली फ्री है। भारत सरकार ने इस तरह की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालकर किसी को जिताना नहीं होता है, इससे सभी संस्थानों के प्रति एक नैरेटिव तैयार होता है जिससे देश सही तरीके से चल सके। राहुल ने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसे लोग भी चुनाव कराते थे और जीत जाते थे, लेकिन तब ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो उन्हें मिले वोट की रक्षा कर सके। कांग्रेस में उठ रही अलग अलग आवाजों पर राहुल गांधी बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। राहुल ने कहा कि आरएसएस और उसकी नीतियों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि करीब 30 साल से मेरे परिवार को कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है, फिर भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सत्ता हमारे पास ही है। मेरा कांग्रेस में एक रोल है, मैं अपने रोल से हटूंगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वह पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र लाना चाहते हैं और शुरुआत से ही चुनाव के पक्षधर रहे हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी हर बार राहुल गांधी पर पलटवार करती आई है और उन पर देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाती आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 28,000 से अधिक मामले दर्ज। पीएम मोदी आज करेंगे आपात बैठक। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,38,734 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नई मौतों के बाद कुल मृतकों की संख्या 1,59,044 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,34,406 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,10,45,284 तक पहुंच गई है। वहीं देश में कुल 3,50,64,536 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंगलवार तक कोरोना वायरस के लिए कुल 22,92,49,784 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,59,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। 9,69,021 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। उधर खबर यह भी है कि देश में कोरोना मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदम पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 3 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,442 हो गई है। एक अधिकारी ने बताया कि 3 नए मामलों में से आइजोल जिले में 2 और सिहा जिले में एक नया मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 लोगों ने हाल ही में यात्रा की थी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी 15 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और 4,417 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 99.45% है। राज्य में संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई है और कोरोना से मृत्यु दर 1.83% है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 2,43,889 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की गई है। इस बीच राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर लाल जावमी ने बताया कि 48,530 लोगों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई, जिनमें 14,942 वरिष्ठ नागरिक और 1,408 अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 10,157 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे की 451 कर्मियों को टीके की दूसरी खुराक। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुपचाप यूपी की सत्ता फिर से पाने में जुटी समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है कार्यकर्ताओं की फौज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सक्रिय रूप से सिर्फ 2 ही दल नजर आते हैं, एक सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी बीजेपी, जहां अपने काम के बल पर 2022 में फिर से यूपी जीतने की रणनीति बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं की फौज को बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच जाने को तौर तरीके सिखा रही है। समाजवादी पार्टी 2022 में किसी भी हाल में फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और
और उसे पता है कि यह तभी हो पाएगा जब जनता उसका साथ देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता क्यों अखिलेश यादव का साथ देगी। इसी के लिए अखिलेश यादव अब चुपचाप अपने कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के खिलाफ फैक्ट और आंकड़ों पर बात करेगी। इसके साथ अखिलेश की ये फौज सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना भी सीख रही है ताकि बीजेपी के पावरफुल आईटी सेल को जवाब दिया जा सके। 2020 से चल रही है गुपचुप ट्रेनिंग। अखिलेश यादव की ये ट्रेनिंग साल 2020 से चल रही है। हालांकि यह बात मीडिया और विरोधी पार्टियों को ना पता चल सके, इसलिए यह बिल्कुल शांत और गुपचुप तरीके से चल रही है। अब तक इन ट्रेनिंग कैंपों में 100 विधानसभा सीटों से जुड़े कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और बाकी के बचे सीटों पर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व लगा हुआ है ताकि वह बीजेपी से 2022 के विधानसभा चुनाव में बराबरी का राजनीतिक युद्ध कर सके। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को राजनीतिक ट्रेनिंग दे रही है ताकि वह बीजेपी को हर सीट पर करारा जवाब दे सके। इस ट्रेनिंग में उन्हें आंकड़ों के माध्यम से देश और प्रदेश की समस्याओं को लेकर बीजेपी को घेरने के गुण सिखाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने हर ट्रेनिंग कैंप में एक बार में लगभग 3 से 4 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, झांसी और मुरादाबाद जैसे कई जिलों में इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के लिए बनाई रणनीति, सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में जीत का परचम फहराने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के द्वारा जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पदों पर अपने उम्मीदवार उतारने जाने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि वह पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव मैदान में उतरेगी और सभी जिलों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूबे के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों ने अहम बैठक कर अपनी रणनीति की रूपरेखा तय की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि कांग्रेस प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर पंचायत चुनावों में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में ऐतिहासिक वृद्धि, किसानों की समस्याओं एवं योगी सरकार की विफलताओं सहित विभिन्न जनहित के मामलों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में और सभी सीटों पर होने वाले पंचायतों में चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। सूबे में पिछले दिनों से चलाए गए कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी पंचायत स्तर तक गठित हो चुका है और अब हम पंचायत चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आएगी। यूपी पंचायत चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए हुई बैठक में कांग्रेस के सचिव जुबेर खान, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, एमएलसी दीपक सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी एवं पूर्व सांसद पीएल पुनिया और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी सहित पार्टी के पूर्व विधायक व पूर्व सांसद शामिल हुए थे। इस बैठक में कांग्रेस ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में पार्टी के बड़े नेताओं को एक एक इलाके की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो वहां पर रहकर चुनावी जीत का आधार तय करेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए दलित, अति पिछड़ी और ब्राह्मण सीटों पर खास तौर पर फोकस करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा दलित प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इसके अलावा ब्राह्मण बहुल सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर उन्हें जिताने की कवायद की जाएगी। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की रूपरेखा भी खींची गई है। दरअसल यूपी का पंचायत चुनाव इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। इसीलिए बीजेपी के लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। करते हैं अगली खबर की तरफ। रैलियों में कम भीड़ से अमित शाह हताश, रच रहे हैं हमारे विरुद्ध साजिश, ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और जानना चाहा कि कहीं चुनाव आयोग उनके इशारे पर तो काम नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा यदि भाजपा चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखती है तो वह आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने के बाध्य हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि शाह अपनी रैलियों में कम भीड़ से हताश हो गए हैं। बनर्जी ने बांकुरा के मेजिया में एक चुनावी जनसभा में यह आरोप भी लगाया कि भाजपा उनकी हत्या की साजिश रच रही है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम में पिछले सप्ताह उनके घायल होने के बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया। नंदीग्राम में अपने ऊपर हुए कथित मामले का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि कोई भी जख्म उन्हें विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने से रोक नहीं पाएगा। नंदीग्राम में उनका कभी उनके सिपह सलार रहे और अब भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनावी मुकाबला होगा।
तृणमूल प्रमुख ने यहां एक रैली में कहा, अमित शाह हताश हो गए हैं क्योंकि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। देश चलाने के बजाय वह कोलकाता में बैठे हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने की साजिश रच रहे हैं। वे चाहते क्या हैं? क्या वे मेरी हत्या करना चाहते हैं? क्या वे सोचते हैं कि वे मुझे मारकर यह चुनाव जीत लेंगे? यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे गलत है। चुनाव आयोग से शाह की हरकतों का संज्ञान लेने की अपील करते हुए बनर्जी ने आश्चर्य से कहा कि क्या आयोग भगवा पार्टी का राजनीतिक औजार बनकर रह गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दिए संकेत, फिर उग्र होगा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर ब्लॉक करने की तैयारी में किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के एक बार फिर से उग्र होने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान जल्दी ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। हालांकि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तारीखों पर फैसला नहीं किया है। इससे पहले भी किसान नेता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्दी ही लाखों किसान एक बार फिर से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। टिकैत ने मंगलवार को मीडिया के सवाल हुए कहा, हाँ, हम दिल्ली नोएडा की सीमा को ब्लॉक करेंगे। कमेटी ने अभी इसके लिए डेट निर्धारित नहीं की है। कमेटी ने इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान मोर्चा राजनीति नहीं केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के 4-5 लाख से अधिक किसान 110 दिनों से बैठे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार 5 लाख से ज्यादा लोगों से नहीं डर रही, जो दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं। तो आपके साथ सरकार क्या खेल करेगी? पश्चिम बंगाल से लौटकर टिकैत ने मध्य प्रदेश के रीवा में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो किसानों की तरफ से विकराल आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।